हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 20 पे, और चैप्टर नंबर 20 में हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, इस चैप्टर के स्टार्ट से ही हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम एटॉमिक स्पेक्ट्रा है और इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था बोर्स थ्योरी से। बोर थ्योरी में जो हम लोग स्टडी करते हैं एक एटम के स्ट्रक्चर को, और ये देखते हैं कि किसी एटम का स्ट्रक्चर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाई करते हैं। उसमें हमने क्वांटाइज्ड रेडियाई और क्वांटाइज्ड एनर्जीज़ वाले टॉपिक में स्टडी किया था कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस से डिफरेंट डिस्टेंस पे मूव करते हैं और उनकी डिफरेंट एनर्जीज़ होती हैं। उसके बाद जो हमने एक लेक्चर स्टडी किया हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, तो उसमें हमने ये देखा कि हाइड्रोजन में जो ट्रांजिशंस होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उसके नतीजे में कितनी किस्म की डिफरेंट वेवलेंथ्स और वेवलेंथ सीरीज़ जो है ये हमारे पास मिलती हैं। स्टार्ट में जो इस चैप्टर के हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम से स्टार्ट किया। बोर्स थ्योरी जो है वो भी एक्चुअली हाइड्रोजन एटम से मुतल्लिक है, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन की एटम को डिस्कस करते हुए उसकी क्वांटाइज्ड रेडियाई और उसकी क्वांटाइज्ड एनर्जीज़ को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हाइड्रोजन जो है दैट इज़ द सिंपलेस्ट एटम, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें के शेल में 1s में एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होता है। तो अगर जो हम हाइड्रोजन की हद तक रहें, या अगर हम उन तमाम एलिमेंट्स की हद तक रहें जिनके एनर्जी लेवल्स, जिनके ऑर्बिट्स जो है वो कम है, जिनका एटॉमिक नंबर कम है, जिस तरह हाइड्रोजन है या हीलियम है, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशंस होती हैं उसमें जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो लो एनर्जी लेवल्स होते हैं बिकॉज ऑफ लो एटॉमिक नंबर। यानी अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के शेल में मौजूद है जो कि 1s में होता है। इसके अलावा उसमें कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे उसके और इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स बने। तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में हाइड्रोजन का इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट शेल बनता है, वही उसका इनर मोस्ट है और वही उसका वैलेंस शेल है। लेकिन बच्चों अगर हाइड्रोजन के मुकाबले में हम लोग बात करें किसी हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट की, जिस तरह टंगस्टन है, मोलिब्डेनम है, कैडमियम है, तो उन हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। जैसा कि टंगस्टन में अगर हम बात करें तो टंगस्टन में एटॉमिक नंबर 74 है। तो टंगस्टन के एक एटम के अंदर 74 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो डिफरेंट शेल्स में आएंगे, जो डिफरेंट शेल्स ऑक्यूपाई करेंगे, जिसमें के एल एम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ये शेल ऑक्यूपाई करेंगे और इन शेल्स के अंदर उन इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बनेंगे। इस केस में हाई एटॉमिक नंबर के केस में जो इनर मोस्ट शेल्स होंगे जैसा कि के होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली बाउंड होंगे न्यूक्लियस के साथ, और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रेजुअली वीक होते जाएंगे। तो इसमें चूंकि इनर शेल्स भी हैं, वैलेंस शेल्स भी हैं, और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू लो एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स। तो वो जो लो एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स जो हैं जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम हैं, इनमें आम तौर पे जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब लो से हाई एनर्जी लेवल्स में जाते हैं और फिर हाई से वापस लो एनर्जी लेवल्स में आते हैं, तो जो एनर्जी इमिट होती है वो आमतौर पे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन में आती है। लेकिन अगर हम जो हाइड्रोजन की बजाय कोई हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट जो है उसकी बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं उसके नतीजे में जो एनर्जीज़ इमिट होती हैं वो इस एनर्जी रेंज से ज़्यादा चली जाती हैं, वो अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा रेंज में चली जाती हैं। तो अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा रेंज में जो एनर्जीज़ इमिट होंगी किसी भी एलिमेंट के एटम में वो डेफिनेटली एक्स रेज में आएंगी। तो एक्स रेज जो है, जैसा कि जो हमारे टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, तो एक्स रेज जो है एक्चुअली हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं ये पैदा करते हैं, हम बनाते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए एक हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट। तो आज हम देखते हैं कि हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट को यूज़ करके किस तरह की एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से हम किस तरह की एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और उन एक्स रेज की एनर्जीज़ क्या हैं, और फिर लास्ट पर एक्स रे का स्पेक्ट्रम भी देखते हैं। तो एक्स रेज को प्रोड्यूस करने के लिए ये जो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ये आपके
सामने ये मैंने ड्रॉ की है। ये बेसिकली हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ये हमारे पास मौजूद है। और इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है, और आप लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फायर करती है। और इस गन के अगर हम डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो इस गन में जो एक होता है कैथोड, इस केस में ये हमारे पास जो है ये कैथोड है, और इस कैथोड के साथ अटैच है एक फिलामेंट, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये जो एक फिलामेंट है, और इस फिलामेंट को हीट अप किया जाएगा एक हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज से। तो इस फिलामेंट को जो आप देखें, इस फिलामेंट के ये दो एंड्स हैं। इसमें ये वाला जो एंड है ये हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट है, और ये वाला जो है ये लो वोल्टेज। मींस कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके दोनों एंड्स के दरमियान, इस फिलामेंट के दोनों एंड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये बहुत हाई होगा, 1000 वोल्ट्स में एक्चुअली इसकी वैल्यू होगी, राइट। तो इस फिलामेंट ने हीट अप होना है, और बच्चों इस फिलामेंट के हीट अप होने से ये जो कैथोड है, ये जो कैथोड हमने रखा है इसके साथ, इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का एक बीम होगा जो यहाँ से जनरेट होगा, और ये बीम जो है ये मूव करेगा उस हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट की तरफ जिसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है ये हमारे सामने, और इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गन है जिसके दो पार्ट्स हैं, फिलामेंट और कैथोड। यहाँ पे बच्चों देखें इस ग्लास ट्यूब के अंदर, तो ये हमारे पास कैथोड है। अगर आप देखें तो हाई वोल्टेज दूसरा एंड जो है वो हमने यहाँ पे इसको इस पार्ट के साथ कनेक्ट किया है। ये जो है ये हमारे पास कैथोड एनोड होगा, इसको हमने एनोड कहना है, राइट। ये दूसरा एंड है इसका हाई वोल्टेज का, तो ये वाला एंड जो है ये कैथोड है, और ये वाला एंड जो है ये एनोड है। इस एनोड के ऊपर हम लोग उस हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट की डिस्क जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं, या आप यूँ समझ लें कि ये हमारे पास एज ए टारगेट जो है, ये टारगेट जो है एज ए टारगेट काम करेगा। टारगेट इस सेंस में कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स फायर करेंगे उसके लिए ये एज ए टारगेट है। तो इस टारगेट के साथ यहाँ पर जो हम लोग उस हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट की एक लेयर लगा देते हैं, या कुछ उस एलिमेंट को यहाँ पे अटैच कर देते हैं यहाँ पर। तो इस हमारे केस में ये हमने यहाँ पे जो एक टंगस्टन जो है वो लेना है। टंगस्टन जो है ये जो हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट है, और टंगस्टन 74 इसका एटॉमिक नंबर है। तो ये टंगस्टन डिस्क है एक्चुअली जो हमने यहाँ पर एनोड के साथ कनेक्ट की है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इस इलेक्ट्रॉन गन में से, ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जाकर टकराएंगे इस टंगस्टन डिस्क के साथ। तो यहाँ पर जो टंगस्टन जो है ये काम करेगी एज ए एक्सरे सोर्स। टंगस्टन हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट है, जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट में अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि एक्स रेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये वो हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट है टंगस्टन, जिसको हमने इस एनोड के साथ अटैच कर दिया। और एनोड जो है वो चूँकि पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और कैथोड जो है वो चूँकि नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो इस तरह जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो जनरेट होगा, और एक फॉर्म के अंदर यूनिफॉर्म बीम के स्टाइल में, यूनिफॉर्म बीम की फॉर्म में मूव करेगा, और जाकर इस टंगस्टन के साथ टकराएगा, राइट। तो अब यहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। अब देखें बच्चों, जिस तरह के हम लोगों ने पढ़ा था कि एक हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन एटम जो है उसके एक ही उसका ऑर्बिट है, एक ही शेल है, और उस शेल के अंदर उसकी जो एनर्जी है, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है दैट इज़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। बिल्कुल अगर हम बात करें जो हाइड्रोजन की, तो उसमें है ये 13.6 ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अगर हमने हाइड्रोजन के इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से रिमूव करना है, तो हमें इतनी ही एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। दिस एनर्जी इज़ E1 और दिस इज़ इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
राइट, हाइड्रोजन एटम। अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है तो हमें इतनी ही एनर्जी इसको देनी पड़ेगी जिससे ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अगर जो एनर्जी हमने इस इलेक्ट्रॉन को दी है, अगर वो एनर्जी 13.6 से कम है, तो उससे ये हाइड्रोजन एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी हायर लेवल पे जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा और वहाँ से ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा और उसके नतीजे में ये एनर्जी को इमिट करेगा, राइट। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बजाय अगर जो इसकी जगह हम लोग यूज़ करें टंगस्टन, जो कि एक हाई एटॉमिक नंबर है, 74 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टंगस्टन का जब हम एक एटम बनाएंगे तो उस एक एटम के अंदर उसके डिफरेंट शेल्स जो है ये बनेंगे, राइट। चूँकि 74 हैं तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो की जा सकती है। फर्स्ट में 2 हैं, के में 2 हैं, एल में 8 हैं, इस तरह डिफरेंट ऑर्बिट्स में इसकी अरेंजमेंट की जा सकती है। अगर हम बच्चों बात करें एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो टंगस्टन का एटम है उसकी जो ग्राउंड स्टेट में या फर्स्ट ऑर्बिट में या के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है दैट इज 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इस एनर्जी को कंपेयर करें हाइड्रोजन की एनर्जी के साथ, तो दिस एनर्जी इज़ टू मच ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कंपैरिजन अगर हम करते हैं इन दोनों एटम्स का, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो टंगस्टन की ग्राउंड स्टेट या के शेल के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है दैट इज 69.5 नेगेटिव 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर हमने किसी हाइड्रोजन एटम के शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो हम इसे सिर्फ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे। लेकिन अगर हमने टंगस्टन में किसी के शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो हमें उसको 69.5 थाउजेंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगी। दिस एनर्जी इज़ मच 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 ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो दूसरी तरफ आप ये देखें कि के शेल में से जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा या उसको वहाँ से मतलब कि वहाँ से वो चला जाएगा, तो उसकी जो वैकेंसी होगी उसको फिल करने के लिए जब कोई और इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन ने जब इस वैकेंसी को फिल करना है तो वो इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को इमिट करेगा। यानी कि टंगस्टन के दोनों शेल्स में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कहीं ज़्यादा है जो कि इस हाइड्रोजन के एनर्जी डिफरेंस के मुकाबले में। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है किसी दो ऑर्बिट्स के दरमियान हाइड्रोजन में और टंगस्टन में, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि टंगस्टन के अंदर जो ट्रांजिशन होगी के और एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स में, उसके नतीजे में जो एनर्जी डिफरेंस है या जो एनर्जी इमिट होगी दैट इज़ मच ग्रेटर देन द एनर्जी इमिटेड इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसलिए बच्चों एक्स रेज की प्रोडक्शन के लिए पहला पॉइंट तो ये है कि हम लोग एक ऐसे एलिमेंट को यूज़ करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर हाई होता है। तो यहाँ पर इन दोनों एटम्स के कंपैरिजन से ये बात पता चलती है कि अगर हम कोई हैवी एलिमेंट का कोई एटम यूज़ करते हैं तो उसमें जो एनर्जी एमिशन होगी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से वो ज़्यादा होगी। यही बात है जो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से एक्स रेज जो है उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो हम हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट को यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा एनर्जी जो है वो इमिट हो। एक्स रेज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से। अब हम देखें ये जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी इसमें मैंने आपसे कहा था कि ये जो हमारे पास टारगेट है इस पर हम लोग यूज़ करते हैं टंगस्टन डिस्क और टंगस्टन मटेरियल एक्चुअली यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने कहा टंगस्टन जो है वो 74 उसका एटॉमिक नंबर है और उसके के शेल की एनर्जी नेगेटिव 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब अगर यहाँ पर हमने टंगस्टन डिस्क लगाई है और टंगस्टन डिस्क के एक एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इस टंगस्टन के एटम में जो के शेल है उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, तो इसका मतलब है कि हमें इसको 69.5 थाउजेंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगी। तो ये जो बच्चों इलेक्ट्रॉन गन है इसका मतलब है कि इस गन में से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, इन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी और ये काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ऑलमोस्ट ऑफ द रेंज ऑफ 69.5 थाउजेंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इतनी एनर्जी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन
इन इलेक्ट्रॉन्स को जो इमिट करेंगे, इसके साथ जो फिलामेंट हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको बहुत हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो आपको पता है जो दैट इज़ इक्वल्स टू वी नॉट टाइम्स ई। वी नॉट जो है इस हाई पोटेंशियल की वैल्यू को कहेंगे और ई जो है दैट इज़ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बच्चों वी नॉट ई है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बिकम्स काइनेटिक एनर्जी। So kinetic energy of moving electrons is equal to V naught E। E तो हमें पता है कि ये फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम इस इलेक्ट्रॉन गन को एक हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं। ये भी एक वजह है कि यहाँ मैंने हाई वोल्टेज क्यों लिखा था। तो जब इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस ऑलमोस्ट इस रेंज में चली जाएगी विच इज़ 69.5 थाउजेंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी वाला जब कोई इलेक्ट्रॉन इस टंगस्टन डिस्क के साथ जाके कोलाइड करेगा और पॉसिबिलिटी वहाँ पे पैदा होगी कि वो इलेक्ट्रॉन इस टंगस्टन डिस्क के जो एटम का कोर शेल है, जो के शेल है, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जब के शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो क्या उस वक़्त क्या सिचुएशन बनेगी। तो फ़र्ज़ करें बच्चों कि ये हमारे पास टंगस्टन जो है उसका एक एटम है और इस एटम की डिफरेंट शेल्स को हम इस तरह सर्कल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास के शेल है, ये हमारे पास एल है और ये हमारे पास एम शेल है। अब हमने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है उसको यूज़ किया और उस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है उसको हमने ऑलमोस्ट उतनी ही एनर्जी दी जितनी के शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, 69.5 थाउजेंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जब जाके टकराया के शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ से के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया। अब यहाँ पे के शेल में इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब जो इस वैकेंसी को, जब ये वैकेंसी क्रिएट हुई तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए अब ये पॉसिबिलिटी है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। हम उनमें से सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी जो ये है कि नेबरिंग जो इलेक्ट्रॉन है, नेबरिंग शेल जो है जैसा कि एल है, उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, उस एल शेल से जंप करता है और वो इस के शेल में आ जाता है। राइट, ऐसा करने से ये होगा कि एल शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जब के शेल में आएगा तो ऐसा होने से जो एल शेल का इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को लूज़ करेगा। राइट, एल शेल में एनर्जी ज़्यादा है उसकी, के शेल में कम है, मतलब एनर्जी डिफरेंस है। और जितना एनर्जी डिफरेंस है उस एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट जो एनर्जी है वो यहाँ से इमिट होगी। अब चूंकि ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इस बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर जो एनर्जी इमिट होगी वो एनर्जी आएगी एक्स रेज की रेंज में। तो इस तरह बच्चों जब ये हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या हाई एनर्जी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये जब जाकर इस टंगस्टन डिस्क के साथ कोलाइड करेंगे तो वहाँ पर हमें वहाँ से फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो इमिट होंगी। और चूंकि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा होगी तो हम नाम दे देंगे कि ये एक्स रेज हैं। राइट, अब जो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो दो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन एल से के शेल में आता है तो उस केस में जो एनर्जी डिफरेंस होगा जिसको मैं ई कहता हूँ वो एनर्जी डिफरेंस होगा एनर्जी ऑफ एल शेल माइनस एनर्जी ऑफ के शेल। राइट, तो एल शेल और के शेल की एनर्जी का डिफरेंस जो है इतनी एनर्जी वहाँ से इमिट होगी। तो बच्चों ये जो एनर्जी इमिट होगी ये बेसिकली एक फोटोन ऑफ एनर्जी जो है ये होगा जो वहाँ से इमिट होगा। सो दिस इज़ अ फोटोन ऑफ एनर्जी, मतलब ये डिस्क्रीट एनर्जी होगी। मतलब एल शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जब के शेल में आएगा, एल से के शेल में आएगा तो देर इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बिटवीन एल एंड के शेल। तो यहाँ से जो एनर्जी इमिट होगी दैट एनर्जी विल हैव सम सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू। तो उस एनर्जी की वैल्यू E है दैट इज इक्वल्स टू EL माइनस EK। अब जो इस E को, इस एनर्जी को, चूँकि किसी भी फोटोन की एनर्जी को हम लोग लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू HF, तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकली हम E के लिए यूज़ करेंगे
वो होगा HF K अल्फ़ा, राइट। सो दिस इज़ इक्वल्स टू EL माइनस EK। तो स्पेसिफिकली ये जो इसका नाम हम यहाँ पे रखते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है L से K शेल में, तो उसको हम ख़ास तौर पे इस एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ HF नहीं लिखते बल्कि उसके साथ हम लोग K अल्फ़ा लिखते हैं। तो कहीं पर K अल्फ़ा एक्स रेज लिखी हों तो इसका मतलब है कि ये ऐसी एक्स रेज हैं जो प्रोड्यूस हुई हैं ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम L टू K शेल, ठीक है। तो K अल्फ़ा एक्स रेज जो है, इतना भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि व्हाट आर K अल्फ़ा एक्स रेज रिलेटेड टू। तो K अल्फ़ा एक्स रेज जो है दैट आर रिलेटेड टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम L टू K शेल। स्पेसिफिकली ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो ये हो सकती है कि इस वैकेंसी को फिल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन M से K शेल में आता है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ मैनी पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो M से K शेल में आता है तो उस केस में भी जो एनर्जी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, और यहाँ से जो एनर्जी बनेगी इस केस में दैट एनर्जी इज़ E। नाउ दैट इज़ इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ M शेल माइनस एनर्जी ऑफ K शेल। ये एनर्जी जो है ये भी एक फोटोन ऑफ एनर्जी होगा, राइट, जो कि इमिट होगा इसके ट्रांजिशन के नतीजे में। इसकी एनर्जी भी E होगी, और किसी भी फोटोन की एनर्जी जो है जो E जो है दैट इज़ इक्वल्स टू HF। लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली M से K शेल में जो ट्रांजिशन है इसके लिए सिर्फ HF नहीं लिखेंगे बल्कि HF के साथ हम लोग यूज़ करेंगे K बीटा, HF K बीटा। तो ये जो EM माइनस EK एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। तो HF K बीटा जो है, ये जो K बीटा है, ये जो आपने ख़ास तौर पे याद रखना है, ये उस फोटोन की एनर्जी है जो M शेल से ट्रांजिशन करके गया है K शेल में, और स्पेसिफिक एनर्जी है उसकी जो इस ट्रांजिशन के नतीजे में बनी है। तो जो इस टंगस्टन डिस्क के अंदर डिफरेंट ट्रांजिशंस जो हैं ये हो सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हमने वहाँ पर ये दो ट्रांजिशंस मेंशन करनी है विच इज़ HF K अल्फ़ा एंड HF K बीटा। तो यहाँ पर जो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी इस टंगस्टन डिस्क में से, जो एक्स रेज आएंगी, उन एक्स रेज में बेसिकली वो एक्स रे फोटॉन्स हैं, और उन एक्स रे फोटॉन्स की दो किस्म की एनर्जीज हो सकती हैं, एक HF K अल्फ़ा और दूसरी HF K बीटा, राइट। इनको बच्चों हम कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज भी कहेंगे। अब यहाँ पे मैं इसका नाम लेता हूँ कि इन दोनों को हम लोग कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज भी इसको कहेंगे, राइट। कैरेक्टरिस्टिक जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिकली, इस बच्चों कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट एलिमेंट, राइट। इसकी बच्चों मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूँ। अभी मैंने आपसे बात की कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, L से K शेल में और M से K शेल में। जब इलेक्ट्रॉन L से K शेल में आएगा तो वो जो फोटोन होगा जिसकी एनर्जी HF K अल्फ़ा है, और दूसरा फोटोन जिसकी एनर्जी HF K बीटा है, इन दोनों फोटॉन्स की जो एनर्जीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं कि हमने यहाँ पे टारगेट मटेरियल कौन सा यूज़ किया है। अगर तो बच्चों हमने टंगस्टन यूज़ किया है तो HF K अल्फ़ा और HF K बीटा दोनों फोटॉन्स की जो एनर्जी हैं वो स्पेसिफिकली होंगी टंगस्टन के लिए, राइट। HF K अल्फ़ा फोटॉन की एनर्जी और HF K बीटा फोटॉन की एनर्जी ये टंगस्टन के मुताबिक होंगी, ये डिपेंड करता है टंगस्टन पे। अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग टंगस्टन डिस्क ना यूज़ करते, यहाँ पे हम लोग कैडमियम यूज़ कर लेते, या हम यहाँ पे मोलिब्डेनम यूज़ कर लेते, तो बच्चों उस केस में हमारे पास यही हम बात करते कि अगर ये जो टारगेट मटीरियल है ये मोलिब्डेनम है, तो मोलिब्डेनम जो है बच्चों उसके मतलब अगर मोलिब्डेनम की हम बात करें तो उसकी जो एनर्जी है दैट इज़ ऑलमोस्ट 46 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस देन टंगस्टन। तो उस केस में अगर L से K में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करे या M से K में ट्रांजिशन करे तो
मोलिब्डेनम के केस में जो HF अल्फ़ा और HF बीटा होंगे, इन दोनों की एनर्जीज टंगस्टन के केस से डिफरेंट होंगी। और इस तरह अगर हम कैडमियम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो कैडमियम के केस में जो HF अल्फ़ा और HF बीटा बनेंगे, दोनों फोटॉन्स बनेंगे, ये दोनों टाइप की जो एक्सरेज बनेंगी, इसकी जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी टंगस्टन से और मोलिब्डेनम से। तो इसका मतलब है कि अगर इस टारगेट मटेरियल में हम लोग टंगस्टन यूज़ करते हैं, मोलिब्डेनम यूज़ करते हैं, कैडमियम यूज़ करते हैं या कोई भी हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो उन सब केसेस में HF अल्फ़ा और HF बीटा दोनों फोटॉन्स की एनर्जीज डिफरेंट होंगी। तो इन दोनों फोटॉन्स की एनर्जीज का डिफरेंट होना इस टारगेट मटेरियल की नेचर के मुताबिक, इस चीज़ को जो हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। राइट, ये बात आपको पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद बच्चों अगर हम यहाँ तक रहें, अगर हम सिर्फ इसी की बात करें, इन दोनों केसेस की बात करें जिसमें HF अल्फ़ा और HF बीटा ही हों, यानी यहाँ पर सिर्फ यही दो ट्रांजिशंस हों, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो एक्स रेज होंगी वो सिर्फ दो एनर्जीज की होंगी। एक वो एक्स रेज होंगी जिनकी एनर्जी HF अल्फ़ा है और एक वो एक्स रेज होंगी जिनकी एनर्जी HF बीटा है। इसके अलावा किसी और एनर्जी का एक्सरे यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल। तो हमारे पास हम ये कह सकते थे कि इस केस में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के केस में जो एक्स रेज का स्पेक्ट्रम है वो डिस्क्रीट है। राइट, यहाँ तक कि डिस्क्रीट मीन्स कि वी हैव सम स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऑफ एनर्जीज। एक है HF अल्फ़ा और दूसरी है HF बीटा। सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास एनर्जी की, और इन दोनों एनर्जी से कॉरिस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वेवलेंथ की, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है दैट इज़ इक्वल्स टू hc/λ। तो एनर्जी की एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू होगी वेवलेंथ की। तो यहाँ तक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो है एक्स रेज का बनेगा अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज की और दोनों फोटॉन्स HF अल्फ़ा और HF बीटा की। ऑलराइट, तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में हमारे पास एक्स रेज की दो एनर्जीज हैं। राइट, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको रेज करते हैं तो आप ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज हैज़ two energies, that is HF अल्फ़ा एंड HF बीटा। लेकिन अब सिचुएशन बच्चों हमारे पास ये है कि जब हम एक्स रेज का एक्चुअल ग्राफ देखते हैं तो हमारे पास एक्स रेज का जो ग्राफ है वो डिस्क्रीट नहीं है, वो ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। सो द एक्चुअल graph of X-rays is continuous, right? तो अब हम इसकी वजह भी देखते हैं। अगर जो हम एक्चुअल ग्राफ की बात करें तो हमारे पास इस एक्चुअल ग्राफ के अंदर हम लोग लेते हैं, इस एक तरफ वेवलेंथ लेते हैं और यहाँ पर एक्स रेज होंगी डिफरेंट वेवलेंथ्स की और यहाँ पर एक्स रेज होंगी उन डिफरेंट वेवलेंथ्स की इंटेंसिटीज़ डिफरेंट हैं। तो वेवलेंथ्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हम लेते हैं 0.02, यहाँ पे ले लेते हैं 0.04, फिर 6, फिर हमारे पास 0.08, फिर 10, तो 0.12। ये इस तरह से हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ जो है ये ले लेते हैं नैनोमीटर्स में। तो हमारे पास जो इसमें हमारे पास जो ग्राफ है इसका एक्स रेज का जो कॉन्टीन्यूस ग्राफ बनता है, उस ग्राफ की जो फॉर्म है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये ग्राफ जो है इस तरह से भी जो आएगा, जिसमें हमारे पास दो पीक्स होंगी और उसके अलावा ये ग्राफ जो है ये कॉन्टीन्यूस होगा। हम ये कह सकते हैं कि ये जो पीक है ये के अल्फ़ा एक्स रेज के लिए है जिसकी एनर्जी HF अल्फ़ा है, और दूसरी जो है ये पीक हमारे पास ये है के बीटा जिसको हम कहेंगे के बीटा एक्स रेज। अगर तो जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता तो फिर इस एक्स रे का ग्राफ इस तरह से ये कॉन्टीन्यूस ग्राफ जो है वो नहीं होता, बल्कि सिर्फ ये दो पीक्स ही होती या सिर्फ ये दो पॉइंट्स ही होते इस ग्राफ में। एक एनर्जी होती के अल्फ़ा और दूसरी एनर्जी होती के बीटा, या ये एनर्जी होती HF अल्फ़ा
ये एनर्जी है एच एफ के अल्फ़ा, और ये वाली एनर्जी जो है ये होती एच एफ के बीटा। लेकिन ये जो ग्राफ है, जो ग्राफ का बाकी हिस्सा है जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स और डिफरेंट एनर्जीज हैं, ये क्यों है? तो बच्चों इसकी जो वजह है, दैट इज़ द रीज़न ऑफ दिस इज़ एन इफेक्ट विच इज़ नोन एज ब्रेम-स्ट्रोलन इफेक्ट। तो ये जो इस इफेक्ट को हम कहते हैं ब्रेम-स्ट्रोलन इफेक्ट, ब्रेम-स्ट्रोलन इफेक्ट, या जो ब्रेम-स्ट्रोलन इफेक्ट का दूसरा नाम जो है इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन। इस इफेक्ट की वजह से एक्स रेज का जो ग्राफ है वो डिस्क्रीट नहीं है, बल्कि ये ग्राफ जो है ये कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों आप देखते हैं कि ये जो ब्रेम-स्ट्रोलन इफेक्ट है ये क्या है। ब्रेम-स्ट्रोलन इफेक्ट या ब्रेकिंग रेडिएशन ये भी जो ऐसा इफेक्ट है जिसमें एक हाई स्पीड मूविंग चार्ज जो है उसका चार्ज जो है वो एक्सेलरेट करता है या डीसेलरेट करता है, तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट होती हैं। ये बात बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है या डीसेलरेट करता है तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट होती हैं। हर एक्सेलरेट करता हुआ या डीसेलरेट करता हुआ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करता है। तो अब बच्चों हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस इलेक्ट्रॉन गन से इमिट हो रहे हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मींस इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब ये हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ये भी जो जाके जब इस टारगेट के साथ इम्पैक्ट करते हैं, इस टारगेट के साथ कोलाइड करते हैं, तो इनकी वेलोसिटीज़ या इनकी स्पीड्स में चेंज आता है, और वो चेंज जो है वो चेंज ये है नेगेटिव है, जिसका मतलब है कि इनकी स्पीड कम होती है और ये डीसेलरेशन बनता है। तो ये हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इस टारगेट के टंगस्टन डिस्क के एक एटम के साथ जाके कोलाइड करता है तो उसकी स्पीड स्लो होती है, जिसके नतीजे में डीसेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब ये डीसेलरेशन इतना ज़्यादा होता है कि इसके नतीजे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनती हैं, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनती हैं उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो ऑलमोस्ट एक्स रेज की एनर्जीज़ के स्पेक्ट्रम में आती हैं। तो इस वजह से जो एक्स रेज का ग्राफ है वो एक्चुअली कॉन्टिन्यूस ग्राफ जो है वो बन जाता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास दो केसेस हैं, फिर पहला केस हमारे पास ये है, हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन है ये जब इस टारगेट के एटम के साथ जाकर कोलाइड हुआ तो फर्स्ट कोलिजन में उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम थी, माइनस काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की मिनिमम है। तो ये ह्यूज एक चेंज है। तो दैट विल प्रोड्यूस a photon of X-rays, a photon of electromagnetic radiations having maximum energy। तो हम ये कहेंगे कि जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रॉन की, और ये जाके उस एटम के साथ कोलाइड हुआ, और एटम के साथ कोलाइड होते ही बच्चों उसकी एनर्जी एकदम से ज़ीरो हो गई, डिफरेंट कोलिजन्स नहीं हुए बल्कि फर्स्ट कोलिजन में उसकी एनर्जी ज़ीरो हो गई। तो उसके नतीजे में जो डीसेलरेशन पैदा हुआ वो बहुत ह्यूज डीसेलरेशन था कि उसकी स्पीड जो है वो मिलियन मीटर्स पर सेकेंड से एकदम कोलाइड होकर ज़ीरो हो गई। तो ये ह्यूज डीसेलरेशन है। इस ह्यूज डीसेलरेशन के नतीजे में जो एनर्जी जो एक्स रेज बनेगी या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनेगी वो एक्स रेज होंगी, और वो मैक्सिमम एनर्जी की होंगी, उनकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। उसको हम लिखेंगे E मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ मैक्सिमम, या अगर जो एफ मैक्सिमम आपने लिखना है तो वेवलेंथ लिखनी है तो द वेवलेंथ विल बी मिनिमम। ये जो पहला केस है, और ये वो केस जिसमें एक हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट इम्पैक्ट में अपनी सारी एनर्जी को लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन जा रहा था 100,000 1 लाख जूल उसकी एनर्जी थी, और उसकी मिलियंस मीटर पर सेकेंड उसकी जो स्पीड थी। जैसे ही इम्पैक्ट हुआ, कोलिजन हुआ, उसकी एनर्जी एकदम से ज़ीरो हो गई, उसकी स्पीड एकदम से ज़ीरो हो गई। आप इमेजिन करें एक हाई स्पीड मूविंग कार जो है अगर उसका कोलिजन हो, और कोलिजन के बाद कोलिजन से 1 सेकंड या मिली सेकंड पहले उसकी स्पीड लाखों किलोमीटर्स पर सेकंड हो और एकदम से वो ज़ीरो हो जाए, तो कितना ज़्यादा डिसेलरेशन उसमें बनता है, राइट। तो यही सिचुएशन यहाँ पे बनी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, एकदम ज़ीरो हुई, तो उसके नतीजे में
इस डिसेलरेशन के नतीजे में जो फोटोन बनेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर पैदा होगी, उसका जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी और वो HF मैक्सिमम होगी। और उसके नतीजे में अगर F को मैक्सिमम नहीं लिखना तो वेवलेंथ को मिनिमम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो E होता है, फोटोन होता है, उसकी एनर्जी HF भी होती है और उसको हम hc/λ भी लिख सकते हैं। अगर F नहीं लिखना तो लैम्डा भी लिख सकते हैं। अगर F मैक्सिमम है तो लैम्डा मिनिमम होगा। इस पॉइंट को, लैम्डा मिनिमम को, ये पॉइंट जो ग्राफ में हम यहाँ दिखाते हैं, दिस इज लैम्डा मिनिमम, राइट। सो ये जो ग्राफ का पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये शो करता है कि जो फोटोन की एनर्जी है, जो एक्सरे फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो फोटोन है जो इसके नतीजे में बना है, उसकी जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है। और एनर्जी अगर मैक्सिमम हो तो वेवलेंथ मिनिमम होती है, दोनों का रिलेशन इन्वर्स है। तो एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो वेवलेंथ जो है ये मिनिमम होगी। तो इस केस में हमारे पास जो फोटोन बनेगा उसकी एनर्जी ये होगी और ग्राफ में उसको यहाँ शो करेंगे। उसके बाद बच्चों ये जो ग्राफ का डिफरेंट पार्ट्स हैं, दूसरे पार्ट्स हैं, ये वाला जो कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, इसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं और डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। और ये डिफरेंट वेवलेंथ्स और डिफरेंट एनर्जीज़ जो हैं ये कॉन्टिन्यूस इम्पैक्ट की वजह से या कॉन्टिन्यूस कोलिजन्स की वजह से बनेंगी। अब जो कॉन्टिन्यूस कोलिजन्स हैं वो ये हैं कि ये जो हाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कोलिजन में इसकी सारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई, बल्कि कुछ पार्ट इसकी एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन में कुछ डिसेलरेशन आया। उस कुछ डिसेलरेशन के नतीजे में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा होंगी, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो होगी λ1, लेट्स से। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन का कोलिजन एक और एटम के साथ हुआ तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी और कम हुई, उसकी स्पीड और कम हुई, और उस स्पीड के कम होने के नतीजे में फिर डिसेलरेशन आया और उस डिसेलरेशन की वजह से फिर एक जो है एनर्जी का एमिशन हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एमिशन हुआ और उसकी वेवलेंथ है λ2। इस तरह फिर तीसरा कोलिजन हुआ और उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट हुई उसकी वेवलेंथ λ3 और फिर एमिशन हुआ और λ4। इस तरह डिफरेंट हमारे पास जो है वो सेट ऑफ वेवलेंथ्स जो है वो बनता जाएगा। दैट इज़ ड्यू टू कॉन्टिन्यूस कोलिजन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विद द टारगेट एटम्स। हर कोलिजन में उसकी स्पीड जो है वो ग्रेजुअली स्लो होती जाएगी और जब दो स्पीड्स का डिफरेंस आएगा, ये आपने याद रखना है, दो स्पीड्स का डिफरेंस आएगा तो उसके नतीजे में डिसेलरेशन होगा और उस छोटे डिसेलरेशन या उस डिसेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होगी। तो वी विल हैव अ लॉट ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, बहुत ज़्यादा डिसेलरेशन होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेलरेशन होगा, तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स जो है वहाँ पे बनेंगी। तो उसकी वजह से ये जो ग्राफ होगा बच्चों एक्सरे का, वो एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनेगा। तो बच्चों अब यहाँ पे पॉइंट आपने ये याद रखना है कि अगर हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की बात करें, सिर्फ हम HFK अल्फ़ा, HFK बीटा की बात करें, तो उसके नतीजे में जो एक्सरे ग्राफ होता वो डिस्क्रीट होता, कॉन्टिन्यूस ना होता। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है एक्सरेज का अगर सिर्फ ये दोनों हों कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। लेकिन एक्सरे का ग्राफ कॉन्टिन्यूस ग्राफ होता है और वो होता है ब्रेमस्ट्रोलन इफेक्ट की वजह से, ब्रेकिंग रेडिएशन की वजह से। दैट इज़ द collision of these fast moving electrons with the target atoms। और उसमें भी फिर उस कोलिजन के नतीजे में चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड्स स्लो होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड स्लो होने से उनमें डिसेलरेशन आता है। उस डिसेलरेशन की वजह से बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट होती हैं और उन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जीज़ हैं वो एक्सरे स्पेक्ट्रम के करीब हैं, एक्सरेज में आती हैं, लिहाजा वो भी एक्सरेज में शामिल होंगी। तो एक्सरेज एक्चुअली कॉम्बिनेशन है, ये जो एक्सरे का कॉन्टिन्यूस ग्राफ है ये कॉम्बिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का और ब्रेमस्ट्रोलन इफेक्ट की वजह से पैदा होने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका। तो ये था जो हमारे पास एक्सरेज, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, कि एक्सरेज किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं और उसके बाद उस एक्सरेज में जो डिफरेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। ऑलराइट बच्चों, तो आई होप कि अब आप इस टॉपिक को बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। स्टिल अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो आप लोग इसमें
क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इसमें एक पॉइंट जो है लास्ट वाला कि यहाँ पर हम लोग जो है इस पूरे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में जो है वो कूलिंग ऑयल यूज़ करते हैं। और इस कूलिंग ऑयल को यूज़ करने का मतलब जैसे नाम से ज़ाहिर है कि जब कॉन्टीन्यूस कोलिजन्स होंगे इन इलेक्ट्रॉन्स के इस टारगेट के साथ, तो ये जो एनोड है ये हीट अप हो सकता है या हीट अप हो जाता है। तो इस एनोड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो उससे कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो, तो उसके लिए हम लोग कूलिंग ऑयल यूज़ करते हैं जिससे एनोड का जो टेम्परेचर है वो लो रहता है। राइट, दिस इज़ कूलिंग ऑयल। यहाँ पे ये एक पॉइंट था जो मुझे अचानक याद आ गया। ऑलराइट बच्चों, तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छा सा प्रिपेयर करें, और अगर इस टॉपिक में कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर लिखें, कॉमेंट सेक्शन में लिखें या मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट करें, तो हम उस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, और प्रिपेयर दिस लेक्चर एंड दिस टॉपिक वेरी वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।